बड़ी उम्मीदें थी उत्तर प्रदेश सरकार के इस बजट से कि सरकार के मुख्य माननीय आदित्यनाथ योगी जी को दोबारा जनता ने मौका दिया है, तो अपेक्षा भी होना स्वाभाविक है। लेकिन कल मैंने जब बजट सुना और सुबह पढ़ा तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि क्या जनता के साथ भी हम लोगों को बजट के माध्यम से भ्रमित करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री बजट में कहा है कि हमने किसानों के बकाया गन्ना भुगतान का 10-15 हजार करोड़ रुपए का इंतजाम किया है। क्या गन्ना भुगतान ये सरकार का पैसा है? किसानों खून पसीने की कमाई सरकार को दी है, उनके चीनी मिलों को बेची है, तो मैं ब्याज पैसे लेने का अधिकार है। और समय समय पर कोर्टों में जब लोग इसके लिए गए तो कोर्टों ने भी कहा है गन्ने का भुगतान किया जाए, सरकारों ने भी वादा किया है, तो इसमें कौन सी जनता की सहायता दी गई? इस उम्मीद के साथ कि जो चीनी मिल ध्वस्त पड़े हैं, जैसे साता चीनी मिल है, 10 साल से इस चीनी मिल को नई यूनिट लगाने की मांग जनता से किसानों के द्वारा की जा रही है। बड़ी उम्मीद थी कि पहले भी गन्ना मंत्री इनकी सरकार के थे, राणा जी प्रभारी भी थे, बार बार वायदा करते रहे, और इस बार इनके 7 विधायक, 3 एमएलसी और 3 सांसद मंत्री सब वादा करते रहे कि इस बार नई यूनिट का बजट पास इस बजट में पास किया जाएगा। दुर्भाग्य इसकी चर्चा तक नहीं है। केवल उन्होंने ननौता, बिजनौर, मैदुन, मेरठ 3 चीनी मिलों में 50-50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, और साता चीनी मिल की और सुल्तानपुर की चीनी मिलों को मरम्मत करने के लिए। जब जो चीनी मिल 15 साल से लगातार नहीं चल रही है, क्या वो 25 करोड़ की मरम्मत से सही हो जाएगी? भुगतान पड़े हुए हैं, तनख्वाहें नहीं मिली हैं 1-1 साल से, ये तो उसी में खत्म हो जाएगा। तो आखिरी जनता को बजट में धोखा क्यों? उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में बहुत ही अच्छा बजट प्रस्तुत किया है। इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। सबसे बड़ी इस बजट की खासियत ये है, ये कोई चुनावी बजट नहीं है। पिछली सरकारें चुनावी बजट पेश करती थी, ये बजट इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट है। इस बजट में एक और जहां अस्पतालों के बनने का रास्ता साफ हुआ है, वहीं किसानों के लिए भामाशाह भाव स्थिरता योजना लाई गई है, जिसके लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। ऐसी अनेकों योजनाएं हैं। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जिनको सिलेंडर मिले थे, उनको 2 सिलेंडर प्रतिवर्ष होली और दिवाली, चूँकि होली और दिवाली हमारे पवित्र त्यौहार हैं, उनको 2 सिलेंडर देने का निर्णय हुआ है। युवाओं को टैबलेट देने का निर्णय हुआ है, जिससे कि वो अपडेट रह सकें, और सरकारी नौकरियां जो आज बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी जुगाड़ के, बिना किसी भ्रष्टाचार के मिल रही हैं, वो सरकारी नौकरियां युवाओं तक पहुंच सके और युवा उन नौकरियों को तलाशने के लिए कहीं और का सहारा ना देखें और सीधे सीधे उन टैबलेट के सहारे वो अपनी नौकरियां तलाश सकें। इसी प्रकार अस्पताल के निर्माण, विद्यालयों के निर्माण, प्रत्येक गांव में बाबूजी कल्याण सिंह जी के नाम पर सोलर लाइट लगेंगी। यानी अब तक ये देखा जाता था कि गांव की सड़कें अंधेरे में रहती थीं, और ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान का दिल अगर कहीं बसता है तो वो गांव में बसता है। तो मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने गांव के बारे में सोचा। चूँकि पूर्व मुख्यमंत्री बाबूजी कल्याण सिंह जी स्वयं ग्रामीण परिवेश से आते थे और उन्होंने गांव की पीड़ा को देखा है, इसलिए उनके नाम पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी ने जो सोलर लाइट लगाने का निर्णय लिया, ये बहुत अच्छा किया है। ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट है। खेल की बात की है, देखिए आज खेल जगत में पूरी दुनिया में देश का डंका बज रहा है। अभी तुर्की के इस्तांबुल में निकहत जरीन ने मुक्केबाजी का विश्व चैंपियन का खिताब जीता है। चाहे क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, सारे खेलों में, चाहे रेसलर हो, सारे खेलों में आज हिंदुस्तान का दबदबा है। और ऐसे में सरकार ने
मुख्यालयों पर स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया है। तो जब ये स्टेडियम बनेंगे तो निश्चित रूप से गांव से निकलकर जो प्रतिभाएं आएंगी वो देश में ही नहीं पूरी दुनिया में भारत का, अपने देश का नाम रोशन करेंगी। ऐसी अनेकों इन्होंने सरकार ने, तो मैं कुल मिला के कह सकता हूँ कि ये विकास के साथ साथ रोजगार परक बजट है। यानी अब महाकुंभ लगेगा। देखिए, लोगों को बेशक चाहे लोग धार्मिक दृष्टि से देखते हों, लेकिन एक महाकुंभ सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों को रोजगार देता है। आप देखिए, लंबे समय तक चलने वाला महाकुंभ, पूरे देश से नहीं पूरी दुनिया से लोग आएंगे, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, जो पर्यटक से जुड़े व्यवसायी हैं उनको लाभ मिलेगा, होटलों को लाभ मिलेगा। लोग हमारे यूपी में आएंगे तो लोग रहेंगे, खाएंगे, घूमेंगे, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ उनको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बहुत ही अच्छा बजट ये पेश किया है। मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा। एक आह्वान किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि किसानों के आलू, प्याज, टमाटर के उत्पादन में मूल्य वृद्धि करके किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। और बजट में प्रावधान कितना किया है? मात्र पूरी उत्तर प्रदेश में 100 करोड़ का, 80 जिलों में 100 करोड़ का, एक जिलों में 1 करोड़ 20 लाख रुपए काम आया। क्या 1 करोड़ 20 लाख में किसी जनपद के किसानों को, आलू उत्पादक, टमाटर उत्पादक, प्याज उत्पादकों को लाभ मिल सकता है? ये विडंबना। अलीगढ़ में मुझे बड़ी उम्मीद थी कि 1 वर्ष से लोग पीने के पानी के लिए सड़कों पर आए दिन धरने प्रदर्शन करके सजग कर रहे हैं सरकार को, जनप्रतिनिधियों को, और वो गंदा पानी पी रहे हैं जिससे उनका जीना भी दुश्वार हो रहा है। हमें उम्मीद थी कि जमा नहर से गंगा जल ला करके उसके 200 करोड़ का प्रस्ताव इस बजट में करेंगे, नहीं किया। इसके साथ साथ बार बार अलीगढ़ में ये आह्वान किया जाता है कि पूरा प्रशासन यातायात सुचारू व्यवस्था बनाने पर लगा हुआ है। हमने जनता से मांग की थी, जनता के लिए एक प्रस्ताव दिया था कि मोहनलाल गौतम के चौराहे से लेकर के एयर स्ट्रिक तक, मंडी स्थल तक, और इधर आगरा और मथुरा रोड पर ओवर ब्रिज का प्रावधान बजट में किया जाए तो नीचे भी सड़क होगी, ऊपर भी सड़क होगी, यातायात की व्यवस्था सदा सदा के लिए मूल रूप से समाधान हो जाएगा। इसका जिक्र तक नहीं किया है, किसी धर्म स्थल तक का जिक्र नहीं किया है। धर्म स्थलों की दुहाई देते हैं। आखिर अलीगढ़ में बताएं हमें, यहाँ के सांसद, विधायकगण, मंत्रीगण, कि उनके मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने या उनके पार्टी के देश के मुखिया ने अलीगढ़ में कुछ विकास करने के लिए कौन से धन का प्रावधान किया है बजट में? संपूर्ण परिवार सर्वेक्षण योजना, ऐसी अनेकों योजना लाई गई हैं। निजी नलकूपों के बिजली बिल में 50% की छूट, ये जो पिछली बार दे रहे थे वो जारी रहेगी। सड़कों व पुल के लिए 31,658 करोड़ रुपए। हमारी जो भारत की जो प्राचीन धरोहर हैं, जो हमारी संस्कृति है, वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, इन पर पूरा ध्यान दिया गया है। यानी कि अब तक ये सब माना जाता था कि उत्तर प्रदेश में पर्यटक नहीं आते, और पर्यटकों के आने से रोजगार बढ़ता है, पर्यटकों के आने से बहुत से व्यापारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अनुकूल प्रभाव पड़ता है। तो उन धार्मिक नगरियों को भी विकसित किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये बजट आने वाले समय में इस उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। चाहे छात्रों के हित की बात हो, चाहे महिलाओं के हित की बात हो, किसानों के हित की बात हो, व्यापारियों के हित की बात हो, सभी के लिए ये बजट है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, चूँकि मैं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल मिश्रा गुट, जो एकमात्र व्यापारियों का संगठन है, उसका उत्तर प्रदेश का चेयरमैन हूँ। इस नाते मैं संपूर्ण उत्तर प्रदेश के व्यापारियों की ओर से सरकार को धन्यवाद दूंगा, सरकार का आभार व्यक्त करूंगा, और ये भी उम्मीद करूंगा सरकार से कि सरकार जैसी इस बार बजट लेकर आई है, ऐसी हर बार बजट लेकर आए, जिससे कि 4 साल में जो 40 सालों के गड्ढे थे इस 4 साल में पूरे हो सकें, और ये उत्तर प्रदेश एक बार फिर से सर्वोत्तम प्रदेश बन सके, उत्तम प्रदेश बन सके।
जिस तरीके से सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का वेतन हर विभाग में पास किया जाता है, ये उसी तरीके की प्रक्रिया है जिसमें पहले इंदिरा आवास था, अब प्रधानमंत्री आवास कर दिया। जो उसके पात्र हैं उनको पहले भी मिलता था, ये आज भी मिलेगा। आपकी ग्रामीण अभियंत्रण सेवा है, जो सड़कें उस स्कीम में थी वो ध्वस्त पड़ी, उनको पैसा मिलेगा। जो सड़कें पीडब्ल्यूडी की हैं, उनके कार्यकाल में इतने समय के बाद में ध्वस्त हो जाती हैं, उनकी मरम्मत काम करने का पैसा मिलेगा। इसमें कौन सा नया प्रावधान किया है? माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश की जनता को बताएं कि विशेष रूप से विकास के लिए कौन सी नई योजना ला करके उस नई योजना के विकास के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। दुहाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसदगण, विधायकगण, बड़ा अच्छा बजट पास किया है। अरे भाई, बजट बढ़ा है तो महंगाई भी तो बढ़ी है। पहले जितना बजट था उसमें जितनी महंगाई है इंक्लूड कर दो, ये बजट तो उससे घाटे का बजट हो जाएगा। फिर आपने अपने कार्यकाल में तमाम टैक्सों की भरमार कर दी है। टोल टैक्स, वाहनों पर लाइफ टैक्स, बीमा टैक्स, आपके बीच में दवाओं की 15% कीमत बढ़ा दी। आपने तमाम टैक्स लगा दिए, इनकम टैक्स, हैसियत टैक्स लगाने जा रहे हो, पैसा जनता से ले रहे हो और नए सर्वांगीण विकास का खाका खींचने का आह्वान कर रहे हो और बजट में पास नहीं कर रहे हो। तो ये जादूगरी नहीं है या जनता को धोखा देने की पराकाष्ठा नहीं है, तो क्या है? देखिए, प्रदेश की जनता बड़ी खुश है। प्रदेश की जनता इतनी खुश है कि कम से कम वो बच गई। जिस प्रकार लोगों को मीडिया ने शुरू में दिखाना शुरू किया था कि अखिलेश यादव की सरकार बन रही है, लोगों को डर लगने लगा। जो गुंडे बदमाश यूपी छोड़कर भाग गए थे, उन गुंडे बदमाशों ने यूपी वापसी की तैयारी कर ली थी। जो भ्रष्टाचारी अधिकारी थे, उन भ्रष्टाचारी अधिकारियों ने जो सस्पेंड पड़े हुए हैं, उन्होंने अपने बहाली की तैयारी कर ली थी। उनको बाकी जो जनता थी उसको बड़ा दुख हो रहा था। जिस समय उन्होंने ये बयान टीवी पर देखा, वास्तव में उन्होंने अपने दिल को बहुत तसल्ली दी और ईश्वर को बहुत बड़ा धन्यवाद दिया। बल्कि मेरी नज़र में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने मंदिरों में जाकर पूजा की। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश बच गया। जब एक विधानसभा में उप मुख्यमंत्री के लिए ऐसे धमकी भरे शब्दों का प्रयोग मुख्यमंत्री कर सकते हैं, तो सोचिए जब उनकी सरकार आती तो गली का जो छुटभैया नेता होता है, जो समाजवादी पार्टी की लाल टोपी पहनकर गुंडागर्दी करता है, जो समाजवादी पार्टी के नाम पर जो ये नारा देते थे, खुली हमारी बंद तुम्हारी, उन नारा देने वालों के गाल पर तमाचा जनता ने मारा है। और इस जनता को लगा है कि वास्तव में हमने सही चुनाव किया है, क्योंकि ऐसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये बयान, इनके पिताजी अब्बा हुजूर कहते थे बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों पर कि बच्चों से गलती हो जाती है, इसी प्रकार इनकी पार्टी के मुखिया ने जो बदतमीजी की है, लोगों को बड़ी शर्म आई। मेरे घर में भी छोटे बच्चे थे। छोटे बच्चों ने जब उसके बयान को देखा टेलीविज़न पर, तो उन्होंने कहा पापा ये कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं क्या? मैंने कहा नहीं बेटा, ये विधानसभा का लाइव है। तो बोले ऐसी भाषा बोलते हैं ये लोग? मैंने कहा ये लोग नहीं बोलते, केवल यही बोलते हैं। इस प्रकार की उन्होंने धमकी, बप बप, क्या होता है ये? अरे आपको अगर कोई उनकी बात पसंद नहीं आ रही तो आप उससे शिकायत करिए। आप उसकी, ऐसा थोड़ी है कोई आपको गाली देगा आप उसको गोली मार देंगे आप उसे। इस देश का कानून है, संविधान है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खड़े होकर यही कहा था कि यदि आपको किसी की भी भाषा खराब लगती है तो आप उनके उस खराब शब्दों को कार्रवाई से निकालने के लिए विधानसभा अध्यक्ष से आप अनुरोध कर सकते हैं, आप अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बीच बोल रहा है और हम बीच में उसको गालियाँ देना शुरू कर दें। ये स्थिति बिल्कुल ऐसी थी जैसे गली में बच्चे लड़ते हैं और बच्चे भी नहीं लड़ते, जो गली में दबंग होते हैं, दबंग वो लड़ते हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रदेश की जनता ने ऐसे व्यक्ति को, ऐसी पार्टी को नहीं चुना। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रदेश की जनता को। देखिए, दो बातें। उन्होंने, आपने वीडियो देखा है क्या? पहली बात तो इस तरीके की भाषा का प्रयोग बड़े सुलझे हुए हैं हमारे उप मुख्यमंत्री जी, उनको नहीं करना चाहिए था। जब उन्होंने व्यक्तिगत किसी पर आरोप लगा दिया, किसने? उप मुख्यमंत्री जो हैं हमारे, क्या नाम है उनका, केशव प्रसाद मौर्य जी ने, तो क्रिया का प्रतिक्रिया नेचुरल होता है। लेकिन फिर भी
माननीय अखिलेश जी ने ऐसी कोई शब्द नहीं कहा। वो खड़े होकर कहा चुप रहिए बस। तो चुप रहिए हमारा निर्वाण नहीं है, समझे। और सवाल इसका है कि व्यवहार में देखिए बड़ी साफ सी बात है, सरकार अगर पारदर्शी तरीके से सम्मानजनक दृष्टि से विपक्ष को भी साथ लेके चलेगी तो ये घटनाएं घटने का सवाल ही नहीं उठता है। और अखिलेश जी से तो वैसे भी हम कतई उम्मीद नहीं करते हैं। जिस व्यक्ति ने हिंदुस्तान की शिक्षा ली है, जिस व्यक्ति ने सलाहियत की विदेशों की भी शिक्षा ली है, हाईली क्वालिफाइड हैं और एक ऐसे अनुभवी नेता के बेटे हैं, तो उनसे आप कभी उम्मीद नहीं करते। और वो ऐसा है भी नहीं जितना इस तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है।